चलिए बोर्ड पे देखिए। हेलो, बात नहीं करो। अब यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल खाका दिया गया है आपको, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए, मतलब केंद्र के लिए क्या कुछ आर्टिकल्स हैं और राज्य के लिए क्या कुछ आर्टिकल्स हैं। अब इन दोनों को जब तक कंपेयर करके और एक साथ नहीं पढ़ेंगे ना, तो टुकड़े टुकड़े में याद करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आसान से याद नहीं होगा। अब एक बार दिमाग में खाका बन गया कि अच्छा यहाँ पे कार्यपालिका है, यहाँ पे विधायिका है, न्यायपालिका है, तब थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अब केवल इसमें से हम लिखाते कार्यपालिका, फिर इतना अलग याद करते, फिर एक दूसरे पेज पे होता, विधायिका कहीं 5 दिन के बाद आता, तो फिर ये दूसरे जगह होता, फिर न्यायपालिका आता, फिर ये दूसरे जगह होता। ठीक है, तो यहाँ से एक साथ ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर यहाँ से काम आसान हो जाएगा। अच्छा, कार्यपालिका इतने के बीच है, विधायिका इतने इतने के बीच है, ये सारी चीज़ें। पीछे क्लास में कुछ बेसिक बातें डिस्कस हुई थी प्रीवियस क्लास में सैटरडे को, कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं। जो लोग क्लास नहीं आए थे वो अभी भी वीडियो है 12-13 मिनट का यूट्यूब पे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा और वहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है पॉलिटी और राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए। मतलब ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको समझ में आए कम से कम कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है, क्योंकि इन्हीं सारी मतलब कार्यपालिका विधायिका के बेस पे ही पूरा पॉलिटी या संविधान रुका हुआ है। अब अगर बात करें तो पीछे क्लास में जो बताया गया था आपको, सबसे पहले विधायिका जो कानून का निर्माण करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, विधायिका। सेंट्रल में बात करें तो संसद है और राज्य में बात करें तो विधानमंडल है। सभी राज्यों की अपनी अपनी विधायिका है, तो सभी राज्यों का अपना अपना विधानमंडल भी होगा। नेक्स्ट, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के ऊपर है। तो कार्यपालिका कानूनों को क्या करती है, लागू करती है। इसमें 2 प्रकार के कार्यपालिका का चर्चा हुआ था। एक अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी मतलब जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं सरकारी सेवा से जुड़े हुए, सब ये अस्थायी कार्यपालिका हैं। एक था अस्थायी कार्यपालिका, तो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जितने सारे प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद, ये जितने सारे गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब हैं अस्थायी कार्यपालिका। विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया। अब जो कानून बना वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे जज करने के लिए बनाया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका देखती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं, और फिर वो न्याय करने का कार्य करती है। न्यायपालिका 3 जगह पे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे टॉपिक में बात करें तो सबसे पहले अब यहाँ से तो आपका टॉपिक होगा, स्टार्ट होगा केंद्र या संघ, जो भाग 5 में है, और इसी के जस्ट भाग आगे मिलेगा भाग 6। इसके पहले भाग 4A तक आपका कंप्लीट हो चुका है। भाग 1 में पढ़े सबसे पहले संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4 से लेकर, जिसमें संघ कैसे पूरा भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी फॉर्म हुए हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया। फिर आगे पढ़े भाग 2 के बारे में। भाग 2 में सिटीजनशिप या नागरिकता का चर्चा है। तो भाग 2 में देखिए पूरा नागरिकता, कैसे आप नागरिकता लेंगे, कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है, उसी में डिस्कस हुआ। 1955 का नागरिकता अधिनियम जो हाल ही में संशोधन हुआ था 2019 ईस्वी में, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो सारी चीज़ें चर्चा हुई। NRC क्या है, NPR क्या है, NRI किसको बोलते हैं, POI किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ। उसके बाद से भाग 2 समाप्त हुआ, तो फिर आगे आया भाग 3। तो भाग 3 में पढ़े अब मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में संविधान में दिए गए हैं, वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का डिस्कशन हुआ। फिर आगे स्टेप में पहुंचे तो भाग 4 में पढ़े राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व। राज्य को कुछ संविधान के थ्रू निर्देश दिया गया है, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अलग बॉक्स में पढ़े। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक पढ़े, अनुच्छेद 51 तक। फिर आगे बढ़े तो 42वां संविधान संशोधन सरदार सवर सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1946 के 76 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसका नाम था भाग 4A, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था अनुच्छेद 51A, और इसके तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। फिर आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन हुआ, और फिर एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि माता पिता का ये दायित्व होगा कि अपने बच्चे को क्या करे, स्कूल भेजें। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51A तक पूरी सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी हैं। यहाँ तक जितने आर्टिकल है 1 से लेकर 51A तक, यहाँ तक सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से बीच बीच में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए तो पूरा आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, अब यहाँ से जितने सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, ये सभी आर्टिकल्स में से बीच में इक्का दुक्का कहीं पे आर्टिकल आपको याद करना है, और मुश्किल से 20-25 आर्टिकल अब यहाँ से 51 से लेकर और जो 470 लगभग आर्टिकल्स हैं वहाँ तक आपको मतलब 20-25 महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही दिमाग में रखना है। जैसे इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में, कैग किस अनुच्छेद में, सुप्रीम कोर्ट का कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किस अनुच्छेद में, हाई कोर्ट किस में है, प्रेसिडेंट किस में, प्राइम मिनिस्टर किस में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आएंगे, उसको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आइए अब बातचीत करते हैं संघ या राज्य। अब देखो, संघ या राज्य
ये आपके आर्टिकल 51 समाप्त हुआ, तो 51 के बाद से जाहिर सी बात है कि भाग 5 है तो क्या आएगा 52, तो 52 से लेकर 151 तक इसमें क्या है शामिल है। तब जाहिर सी बात है कि भाग 5 के बाद से आएगा भाग 6, तो भाग 6 में दिया है अनुच्छेद यहाँ पे समाप्त होगा 151, तो यहाँ पे आएगा 152, और 152 से लेकर 237 तक चीज़ें दी गई हैं किसमें, भाग 6 में। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका तीनों चीज़ें दी गई हैं। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका, केंद्र की न्यायपालिका। वैसे ही भाग 6 में जाएंगे तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। जो फ्लो चार्ट पढ़े थे उसमें पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिखे थे। अब थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना है कि ये जो दोनों बॉक्स बनाया गया है इसमें कार्यपालिका ऊपर है, बीच में विधायिका, नीचे न्यायपालिका है। तो कभी कभी क्वेश्चंस मान लो कि आ गया कि आपको इतना बस दिमाग में रहे कि ये कितना है, तो मान लीजिए कि जुडिशरी से कोई क्वेश्चंस आ गया और इस दोनों के बीच में आर्टिकल्स नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप आराम से समझ जाएंगे अच्छा जुडिशरी स्टेट 214 से कहीं लास्ट में मिलेगा, तो फिर यहाँ से उस क्वेश्चंस को मतलब समझ के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, अब अगर बात करें कि केंद्र की कार्यपालिका, तो केंद्र की कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78, इनकी विधायिका है 79 से अनुच्छेद 122, यानी अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 में राज्य की विधायिका, केंद्र की विधायिका है। राज्य केंद्र के अनुच्छेद 122, 23 एक अलग है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आगे समझेंगे अभी। न्यायपालिका 124 से लेकर 147। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है, ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151। केंद्र की कार्यपालिका की बात करें, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या प्रावधान किया गया है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी चूंकि लेटेस्ट चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, इसलिए सारे टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी लेटेस्ट चुनाव हुआ है, तो ये सारा दोनों मतलब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स या करंट अफेयर्स के लिए भी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। केंद्र की कार्यपालिका का दूसरा अथॉरिटी है कौन, उपराष्ट्रपति। तो दूसरे किसके बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में। फिर केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत ही आप पीछे लिखे हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का क्या है, हिस्सा है। तो ये केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। अब चूंकि भारत में संसदीय सिस्टम को अपनाया गया है, इसलिए जो केंद्र की कार्यपालिका के जितने सारे मेंबर होते हैं ये सब विधायिका के भी मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब वो पार्लियामेंट में जाकर काम करेंगे तो विधायिका के मेंबर कहलाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जैसे विधायिका यानी संसद से बाहर निकलेंगे तो किसके भाग कहलाएंगे, कार्यपालिका के। तो सामान्यतः इनको कार्यपालिका की श्रेणी में डाला जाता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये भी किस में है, कार्यपालिका में। फिर जो महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का चर्चा है, ठीक है। सरकार का विधि अधिकारी होता है जो सरकार के ऊपर जितने सारे क्लेम्स या केसेस आते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट में उसको क्या करता है, हैंडल करता है। तो ये होता है महान्यायवादी। कभी कभी क्वेश्चन से पूछते थे निम्न में से कौन केंद्र की कार्यपालिका में शामिल है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो आपको पता है कि कैग अगर कार्यपालिका का होता तो कार्यपालिका की श्रेणी में लिखते हैं, ये अलग फंक्शन है। तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो 5 लोग आते हैं केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत। यहाँ तक कोई दिक्कत। केंद्र की विधायिका की बात करें तो केंद्र की विधायिका में कौन आएगा, संसद चूँकि 2 सदनीय है इसलिए संसद में 2 सदन मिलेगा आपको, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा पार्लियामेंट क्या होता है, क्या इसका वर्क फंक्शन है। फिर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। फिर केंद्र की विधायिका जब समाप्त हो गई तो नेक्स्ट आएगा न्यायपालिका। अब ये केंद्र की न्यायपालिका इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन केंद्र के अंतर्गत भाग 5 के अंतर्गत है, इसलिए सामान्य किताबों में आपको मिल जाएगा केंद्र की न्यायपालिका। लेकिन सेंट्रल और स्टेट के बीच न्यायपालिका का डिवीजन नहीं किया गया कि केंद्र की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, ऐसा कोई मतलब नहीं किया गया, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका सिस्टम है या जुडिशरी सिस्टम है वो एकात्मक है। मतलब यहाँ पे डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो एकात्मक जुडिशरी सिस्टम होने के कारण इसको केंद्र और राज्य नहीं कह सकते हैं। बस इतना समझिए कि भाग 5 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो उच्चतम न्यायालय या इसी को सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। भाग 5 में ही है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147। यहाँ तक कोई दिक्कत। नीचे पहुँचेंगे तो एक आर्टिकल यहाँ पे जो मिसिंग है आपको देख रहे हैं, यहाँ पे 179 से क्या 122, यहाँ पे पहुँच गए क्या 124, यानी 123 यहाँ से गायब है। तो 123 में पहुँचेंगे तो आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राष्ट्रपति के चैप्टर में डिटेल में आएगा भाई अध्यादेश क्या होता है, कब कब इसको जारी किया जाता है, इसके क्या कुछ लिमिटेशंस बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति में दिखेगा। कोई दिक्कत परेशानी। तो केंद्र की भाग 5 के अंतर्गत 4 बातें पहले दिमाग में रखना है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उसके बाद से एक महान्यायवादी को दिमाग में रखना है। अनुच्छेद 52 से 78 कार्यपालिका, 79 से 122 विधायिका, 124 से 137 न्यायपालिका,
147, 148, 151 क्या के बारे में है, ठीक है। और ये है अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वहाँ पे 112 मिसिंग है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 123 का बस 213 कर दीजिए, इधर उधर का बस डिजिट पलट देना है, वहाँ पे राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ता है आपको, माहौल की थोड़ा सा मतलब चीज़ें क्या रहें, याद रहें, नहीं तो फिर अब ऐसे दिमाग में लगाना पड़ेगा। वैसे ही कुछ स्टेट के सेंट्रल पढ़ेंगे तो कैसे स्टेट पे पहुंचते हैं, तो एक ट्रिक है कि 89 ऐड करते हैं, जो ये आर्टिकल्स यहाँ पे वहीं पे 89 ऐड कर देंगे तो पहुंच जाएंगे राज्य सरकार के ऊपर। जैसे आर्टिकल 74, तो 74 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सलाह देगा प्रेसिडेंट को। अब जैसे इसमें 89 ऐड करेंगे पहुंच जाएंगे 163, और 163 में व्यवस्था किया कि राज्यपाल को सलाह देगा राज्य का मंत्रिपरिषद। तो कुछ ऐसे मतलब ट्रिक्स वगैरह हैं जिसको आगे भी आप समझेंगे। तो ये पूरा बातें समझ में आई, केंद्रीय की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अलग अलग आर्टिकल्स किस प्रकार से। अब राज्य के अंतर्गत बात करें, भाग 5 समाप्त होगा तो आएगा भाग 6, और भाग 6 के अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 152 से लेकर 237। अब अनुच्छेद 152 में आपको पीछे भी बताए थे कि पूरे संविधान में 3 जगह पे राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 152 हमने नहीं लिखा है, तो 152 आर्टिकल्स में क्या है, राज्य की परिभाषा। तो एक लाइन बाद में लिख लीजिएगा आप, अनुच्छेद 152 है, वहाँ पे राज्य की क्या है, परिभाषा है, बिहार यूपी ऐसे करके राज्य की परिभाषा है यहाँ पे। तो ये हो गया आर्टिकल 152। फिर नीचे बढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस में फिर मिल जाएगा राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। तो कार्यपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167, विधायिका की बात करें तो अनुच्छेद 168 से 212, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो जाए 214, मतलब 13 क्या है, मिसिंग है, तो 13 यहाँ पे आकर चिपका हुआ है भाई क्या, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसी डिजिट को इधर उधर कर देंगे, बस 213 पे आप जाकर बैठेंगे, मतलब जहाँ पे राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे एक तो भाई राज्यपाल है, ये जैसे भारत केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में कौन है, राज्यपाल। जितना फंक्शन, जितना वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति करेगा, उतना सारा कार्य और फंक्शन राज्य सरकार के लिए कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक समान होगी, इसलिए बोले कि ये अच्छा से कवर हो जाए तो ये मतलब 1 बाई 1 गेट 1 के बराबर हो जाता है, बोलो ना जैसे। मतलब राष्ट्रपति के बारे में पढ़े कि राष्ट्रपति सेंट्रल या भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। सेंट्रल में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि जितना सारा काम होता है वो सब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग रहा है, तो राज्य में जाकर चिपक जाएगा कि राज्य में हस्ताक्षर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। सेंट्रल में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट से कोई बिल पारित होता है तो एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, तो राज्य में क्या पढ़ेंगे, राज्य से कोई बिल पारित होता है विधानमंडल से तो राज्यपाल का हस्ताक्षर लगता है तो एक्ट बनता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए वही चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी कहाँ पे, राज्यपाल पे। कुछ बातों को छोड़ दे तो मैक्सिमम बातें क्या हो जाती हैं, अप्लाई हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, तो सबसे पहले राज्यपाल। अब यहाँ पे एक पद बनाया गया अलग से उपराष्ट्रपति का। इस पद का सृजन स्पेशली राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए बनाया गया है उपराष्ट्रपति का पद। लेकिन स्टेट में अगर बात करें तो विधान परिषद के अध्यक्ष का अलग से चुनाव होता है, इसलिए राज्यों में उपराज्यपाल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राज्यों में बोल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में ही कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को उपराज्यपाल के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये वाला पद उपराष्ट्रपति के समानांतर और पैरेलल नहीं है। वो कुछ सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को ही उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। बाकी जितने सारे फ्री स्टेट है, मतलब 28 जो स्टेट है, वहाँ पे सिर्फ आपको राज्यपाल मिलेंगे, अलग से कोई उपराज्यपाल की व्यवस्था नहीं होगी। कोई दिक्कत? तो यहाँ से एक ये माइनस हो जाएंगे, बाकी चीज़ें कॉमन हो जाएगी। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद था, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद हो जाएगा। जैसे सेंट्रल के लिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद पूरा मतलब सर्वे सर्वा है, वैसे ही राज्य में पहुँचेंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सर्वे सर्वा है, पूरा डिसीजन इसी के हाथ में और सारी व्यवस्था को यही क्या करता है, हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगे एलिगेशंस को हैंडल करता है महान्यायवादी, वैसे ही राज्य सरकार के ऊपर कोई केस बन जाएगा तो उसको हैंडल कौन करेगा, महाधिवक्ता। मतलब राज्य सरकार की तरफ से जो वकील पेश होगा उसी को क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। महान्यायवादी महाधिवक्ता मतलब मान लीजिए कि दो पक्ष में झगड़ा हो गया, ए और बी, तो ए बी में झगड़ा हुआ तो मामला जाएगा न्यायालय में। तो ए चाहे तो अपना केस खुद लड़ सकता है, बी चाहे तो बी अपना केस खुद लड़ सकता है, लेकिन इन लोगों के बाद खुद कानून के बारे में जानकारी नहीं है। तो ए को सपोज करे कि इनको अपना वकील बना लेता है, बी सपोज करे कि इनको अपना वकील बना लेता है, तो दोनों वकील जाएंगे और दोनों का पक्ष रखेंगे और मामला डील होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया, आप सोच रहे हैं भारत सरकार के ऊपर केस, मतलब बहुत बड़ा पंगा ले लिया, मतलब हो जाता है ऐसा भी। मान लीजिए सरकार कोई कानून बनाती है जिससे किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,
जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। एक एग्जाम्पल, तो वो भारत सरकार के ऊपर क्या कर देगा, केस कर देगा। तो भारत सरकार के ऊपर मान लीजिए बी वाला भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया, तो बी वाला अपना वकील रखेगा, प्राइवेट सरकारी जो भी प्राइवेट अपना कुछ पैसा 2-4 लाख रुपए खर्च करेगा, वो वकील रखेगा, उतना चार्ज नहीं लगता है। अब डिपेंड करता है कि वकील किस लेवल का है। बोलो ना जी, उसमें गोपालगंज कोर्ट वाले 2-4-500 में मिल जाएंगे, पटना जाएंगे तो और हाई रेट, दिल्ली जाएंगे तो और ज़्यादा रेट। बोलो ना जी, तो वकील रखेगा। दूसरी तरफ भारत सरकार, मोदी जी चाहे तो खुद खड़ा हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी उस काम के लिए क्यों जाएंगे भाई, दूसरा कोई काम उनको, ठीक है। तो मोदी जी अपना एक वकील, तो इनका वकील कौन होगा, तो वही वकील कौन होगा, महान्यायवादी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो वकील सभी केस में उपस्थित होता है उसी को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। और मान लीजिए नीतीश कुमार पे कोई केस हो गया भाई, दारू बंद किए उसको ओपन करवाना है, तो कोई केस कर दिया भाई कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जीने का अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो नीतीश कुमार के ऊपर कोई केस कर दिया, तो नीतीश के ऊपर केस कर दिया तो एक तरफ ही अपना वकील रखेगा, और नीतीश कुमार की तरफ से जो वकील जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता मतलब और महान्यायवादी, महाधिवक्ता मतलब सरकार के ये कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी होते हैं। बहुत सारे इनको भी पावर मिले हुए हैं, वो आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में तब पता लगेगा, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत टोटल कितने लोग हैं, तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे एक व्यक्ति है कौन, एक्स्ट्रा, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे राज्यपाल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो विधायिका, तो विधायिका यहाँ पे 167 समाप्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि 168 आएगा। अब इसी तरह से दिमाग में जा जाकर सोच कर याद करना है, रटना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ गए रट दिए, ऐसा कोई, दिमाग में सोचना है, ठीक है। रटना बार बार, समझना एक बार, तो समझ जाएगा, एक बार दिमाग में चला जाएगा, ऑप्शन के साथ आएगा, खुद ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 167 समाप्त हुआ तो स्टार्ट होगा 168। 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है, मतलब राज्य के विधायिका। अब इसमें कहीं कहीं पे एक सदनीय है, कहीं कहीं पे 2 सदनीय है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 2 सदन है, एक को बोलते हैं विधानसभा और एक को बोलते हैं विधान परिषद। जब विधानमंडल के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पे पता चलेगा कि क्यों किसी राज्य में 1 सदनीय है, किसी राज्य में 2 सदनीय है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे ख़त्म होता है, ये सारा चीज़ विधानमंडल के टॉपिक में आएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए संसद काम करती है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए राज्य विधानमंडल कार्य करते हैं। तो पूरा डिटेल में आपको संसद चर्चा होगा कि कैसे मीटिंग होती है, उच्च सदन, निम्न सदन, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें विधानमंडल पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब 212 समाप्त हो जाएगा तो आपको एक याद कर लेना कि भाई 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 214 मिलेगा और 200 लास्ट का कितना पे है, 237, तो लास्ट पहुंचा देंगे 237। इसमें 2 न्यायपालिका के अंतर्गत दोनों शामिल हैं, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की व्यवस्था किया गया है 214 से लेकर 232 तक में। जबकि बात करें अगर जिला न्यायालय का तो 233 होगा, ये 232 के बाद से 233 आएगा भाई। 233 से 237 में जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और एक जो मिसिंग छूट गया है वो है आर्टिकल 213, जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, कोई दिक्कत। तो अनुच्छेद भाग 1 से 4, भाग 2 5 से 11, भाग 3 12 से 35, भाग 4 36 से 51, भाग 4A 51, भाग 5 52 से लेकर 1 से 51 लगभग 100, भाग 6 152 से लेकर 237। यहाँ तक कोई दिक्कत। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसमें सब बारी बारी से चीज़ें आपको पढ़ना है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर ये अलग से टॉपिक आएगा, महान्यायवादी एक साथ नहीं करेंगे। फिर पढ़ेंगे संसद के बारे में, फिर ये न्यायपालिका पूरा एक साथ आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पूरा फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सारा चीज़ है, ये सब एक सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। फिर राज्य के पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, ये सारा कवर होगा। फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आगे चलने दो, बंद नहीं करो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति। महामुहिम राष्ट्रपति के बारे में लिखिए। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। देखिए 3-4 पॉइंट पहले लिखे नीचे, राष्ट्रपति हेडिंग डाल दिए, नीचे 3-4 पॉइंट लिखे। अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा,
अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति 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 भारत का राज्य प्रमुख अथवा देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख अथवा भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। तो ऐसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता कमा अखंडता, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता कमा अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। एवं सुदृढ़ता मजबूती, एकता अखंडता एवं सुदृढ़ता मजबूती का प्रतीक है। प्रतीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। लिखिए, एक मिनट ओके। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। बोर्ड पर देखिए, 3-4 बातें पहले आप लिखें, पहले उनको समझते हैं फिर आगे लिखते हैं। बोर्ड पर देखें, पीछे क्लास में हम पढ़े थे कि कार्यपालिका 2 फॉर्म में पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। एक को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था और एक को बोलते हैं राष्ट्रपति या अध्यक्षीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था की खासियत है कि जो भी राष्ट्रपति होता है, मतलब जिस जिस कंट्री में संसदीय व्यवस्था होगा तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति होगा वो नाम मात्र का सब पावर उसके पास है। वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के हाथ में रहता है। जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में जाएं तो वहाँ पे पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। मतलब वहाँ पे नाम मात्र का पावर भी राष्ट्रपति के हाथ में है और वास्तविक पावर भी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन विश्व के जिस भी देश में जाए जहाँ पे संसदीय व्यवस्था लागू है, अगर कोई बोले कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था लागू है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति या राजा या महारानी होगा वो केवल औपचारिक प्रमुख होगा, नाम मात्र का प्रमुख होगा, बहुत कम शक्ति होगी, सभी पावर प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के हाथ में होगा। कोई दिक्कत परेशानी? अब बोले भाई मान लीजिए कि जापान एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है। क्या बतिया रहा है जी? हेलो, क्या बतिया रहा है? अरे तुम ही दोनों के पीछे बोल रहे हैं। संसदीय व्यवस्था वाला जापान देश है, तो जापान में भी जो राष्ट्रपति होगा उसके पास बहुत कम पावर होगा, वास्तविक सभी पावर किसके पास होगा? प्रधानमंत्री के पास होगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो वैसे ही भारत में देखें तो भारत के अगर क्वेश्चन में पूछ दे कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, संघ का अध्यक्ष कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है, इन सब का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में चिपका दिया कि संघ के या केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो फिर चेंज हो जाएगा आंसर और आपका आंसर हो जाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74, जो आगे भी चर्चा में आएगा। अनुच्छेद 74 में संविधान के किताब में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। और भारत तो संविधान लागू है तो भाई संविधान पे ही देश चल रहा है, तो इस साफ साफ शब्द में इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री अपना जितना भी काम करेगा, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपना जितना भी काम करेगा प्रधानमंत्री वाले मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। कोई दिक्कत? इंदिरा गांधी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया भाई इसमें। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, उसमें से एक परिवर्तन ये भी कर दिया। अच्छा, काम करेगा मतलब क्या? इसमें सस्पेंस था कि मानेगा नहीं मानेगा, कभी इग्नोर कर देगा, ऐसे भी ये भी काफ़ी चर्चा में था। अब संविधान में ये लिखा नहीं था कि मानना जरूरी है कि नहीं मानेगा, या कभी कभी उसको नहीं भी मानेगा, ये तो संविधान में कहीं चर्चा भी नहीं था।
तो इस बात पे काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि मंत्रिपरिषद का सलाह राष्ट्रपति माने न माने या कभी कभी इग्नोर कर दे, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो इंदिरा गांधी एक कदम और आगे बढ़ी और बोली कि देखो भाई हम लिखवा ही देते हैं, पक्का भाई क्लियर करते हैं प्लान, यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखवा दिया 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 74 में एक चीज़ ऐड करवा दिया कि राष्ट्रपति जितना भी काम करेगा और वो मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा और सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी है, मतलब खारिज नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद का सलाह क्या होना, बाध्य होना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने लिखवा दिया भाई कि बाध्य होना पड़ेगा। और थोड़ा सा प्रेसिडेंट को भाई अजूबा लगेगा भाई, तो हमको इतना मतलब कि मतलब महामुहिम बना के रखे और सब बाध्यकारी ही बना दोगे। तो फिर आगे चलकर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। तो 42वें संविधान संशोधन में जितने सारे परिवर्तन किए गए थे, बहुत सारे परिवर्तन को वापस रिटर्न कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। मतलब जितने सारे इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ परिवर्तन किया गया था, फिर उसको क्या किया गया, ठीक किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन हुआ 1978। अब 1978 में संशोधन हुआ तो इसमें क्या लिख दिया गया, जहाँ पे लिखा गया था कि बाध्यकारी होगा, तो वहाँ पे मतलब जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया कि राष्ट्रपति तो भाई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करेगा, परंतु राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है एक बार, कितना बार भाई, एक बार, दोबारा नहीं बोले हैं, एक बार ये चाहे, उसको लगता है कि भाई सलाह गड़बड़ है, तो एक बार मंत्रिपरिषद या प्राइम मिनिस्टर के बाद दोबारा पुनर्विचार के लिए क्या कर देगा, भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए मतलब कि थोड़ा सा एक बार और विचार कर लीजिए, जल्दीबाजी में आपने बनाकर भेज दिया, थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है, संवैधानिक उल्लंघन है, फला बातों को, तो कितना बार भेज सकता है, एक बार से दोबारा नहीं, कितना बार, एक बार। अगर वही बिल या वही कोई प्रस्ताव जो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद ने सजेस्ट करा है किसको, राष्ट्रपति को, और दोबारा चला गया प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बाद, सेम टू सेम है, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भेज दिया किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिग्नेचर करना क्या है, अनिवार्य है। अब करे या ना करे तब भी करना है, और नहीं करेंगे तो संविधान का उल्लंघन, अनुच्छेद 61 महाभियोग लगाकर पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नहीं समझा। अब ऐसी व्यवस्था मतलब ये कहने के लोग कहते हैं कि मतलब संविधान एक रबड़ स्टम्प टाइप का है, मतलब जिधर उठाकर जिधर चिपका लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई बोलता है कि भाई भोजन भाषण उद्घाटन के सिवा मतलब अपने मतलब खुद कुछ नहीं, भोजन भाषण और उद्घाटन अपने हाथ से मतलब अपने मन से करते हैं, क्या खाना ये डिसाइड कर सकता, वो भी मत समझिए कि एक मंत्रिपरिषद के सलाह से वो भी करेंगे, ठीक है। तो भोजन भाषण उद्घाटन ये अपने मन से करते हैं, बाकी जितना सारा काम है वो सब मंत्रिपरिषद के सलाह से होता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट मतलब हलवा टाइप का और जो मर्जी शो करवा दीजिएगा। भारत के इतिहास के और राष्ट्रपति के क्रम में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सरकार को ठिकाने लगा दिए, मतलब ठिकाने लगा लिए मतलब उसका। अच्छा, महाभियोग का जो प्रस्ताव है आर्टिकल 61 के अंतर्गत उतना आसान प्रोसीजर नहीं है। संसद का दोनों सदनों का विशेष बहुमत और काफ़ी लेवल वाला बहुमत चाहिए होता है, तो इतना आसान प्रोसीजर नहीं है। लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए जो भाई उनको लगा कि प्रस्ताव आपका गलत है, तो संविधान में तो लिखा हुआ है भाई कि उसी के हिसाब से काम करेगा, इसने उस प्रस्ताव को होल्ड कर लिया, बोला कि नहीं हम इस पर हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे। आपको लगता है कि हमको हटा देना चाहिए, हम संविधान का उल्लंघन, महाभियोग लगाइए, हमको हटाइए, लेकिन जो गलत है वो क्या है, गलत है। APJ अब्दुल कलाम 2002 में प्रेसिडेंट बने हुए थे और इनको राष्ट्रपति बनाने में मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था बीजेपी का, और बीजेपी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, और APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया देश का राष्ट्रपति, मतलब जनता का राष्ट्रपति के नाम से इनको जाना जाता है। कोई बिल पारित की बीजेपी ने 2003-04 के आसपास कोई बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा पार्लियामेंट से हस्ताक्षर कराने के लिए। उनको लगा कि भाई ये बिल जनता के खिलाफ है, उन्होंने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आपको करना है तो कर लीजिए, अनुच्छेद 61 लगाकर महाभियोग लगाकर हटाने का पावर है, आप चाहें तो हटा दीजिए, लेकिन जो गलत है वो क्या है, गलत है। तो ऐसे भी राष्ट्रपति भी आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा हुंड टाइप का मतलब ठान दिए कि नहीं हस्ताक्षर करना है तो नहीं हस्ता, आपको हटाना है लगा दीजिए महाभियोग और क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। हालांकि अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग नहीं चला हुआ है, फिर लेकिन प्रावधान है हटाने का, ऐसा मतलब आप भी समझिए, कोई दिक्कत। तो अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति अपना जितना काम करता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करता है। अनुच्छेद 1976 में व्यवस्था अनिवार्य कर दिया गया, 1978 में कुछ चेंज करके व्यवस्था किया कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दरोगा के पिछले नहीं उसके पिछले पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि किस मतलब संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दिया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, तो 74वां संविधान संशोधन 1978। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी क्या व्यवस्था है, तो अभी क्या व्यवस्था है, तो मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी राष्ट्रपति को उसी के हिसाब से काम करेगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मतलब कि पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है तो एक बार लौटा सकता है, एक बार से अधिक नहीं। दोबारा जाएगा तो उस पर अपना सहमति देना क्या है, अनिवार्य है।
यहाँ तो कोई दिक्कत। इस हिसाब से देखें तो केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक शक्ति सब किसके पास है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। तो आपके एग्जामिनेशन में से कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे वास्तविक मतलब पावर की बात आ जाए तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और बाकी ऐसे सिंपल अध्यक्ष वगैरह पूछा जाए तो यहाँ पे सब क्या होगा, राष्ट्रपति। हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ या राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। अब कौन कौन भाई भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, देखिए आप भी एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके बाद से फिर आगे बातचीत होगा। मतलब आपको भी राष्ट्रपति बनना हो तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता लिखिए, पहला पॉइंट, 4 बातें चाहिए इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, सॉरी आर्टिकल लिख दीजिए बगल में, आर्टिकल 58। अब इस तरह से जो सिंगल आर्टिकल आएगा इसको सब दिमाग में रखना है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने की योग्यता लिखिए, 4 पॉइंट। पहले लिखिए, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। तो भाई आप भी भारत के नागरिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ना खुश मत होइए, जब 35 वर्ष का होइएगा चुनाव लड़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट, सी, मतलब इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, न्यूनतम आयु कितना है, 35 वर्ष, ठीक है। अधिकतम का कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। 100 वर्ष का कोई व्यक्ति भी बन जाएगा क्या भारत का राष्ट्रपति, 105 वर्ष वाला भी बन जाएगा, लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बाकी कितना का भी हो वो मैटर नहीं करता है। तो अधिकतम उस एज का कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी चुनाव में। सरकारी सर्विसेज में कितना पे जाकर रिटायर हो जाना है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जितना भी मर्जी 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो गए तो कहीं राज्यपाल बनाकर आराम से राजभवन में बैठे रहिए, पुआ पाव पानी खाते रहिए और अपना ज़िंदगी मतलब आगे बढ़ाते रहिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं पे भी अपर लिमिट की व्यवस्था नहीं है। बस मिनिमम आपको मिलेगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25, राज्यसभा का लड़ना है तो 30, राष्ट्रपति का लड़ना है तो 35, इस हिसाब से। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। कागज आती है तो बिना डॉक्यूमेंट के कैसे भाई काम चलेगा जी। दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट तो पता चलना चाहिए, नहीं तो हम जाकर बोलेंगे 35 साल के हो गए राष्ट्रपति का, कैसे पता चलेगा 35 साल के हो गए। आगे लिखिए, नेक्स्ट, तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो। दो तीन बातें समझिए, पहले बोर्ड पर देखो। पहली बात तो ये कि भाई जो भारत का नागरिक है वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। अमेरिका का कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि महामुहिम देश का प्रथम नागरिक और वही नेपाल का व्यक्ति कोई आकर चुनाव लड़ ले तो कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला बात कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम एज है 35 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात ये लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्य बनने की जो योग्यता है उसको भी क्या करे, फॉलो करे। लोकसभा का सदस्य हो नहीं लिखे हैं आप, ठीक से पढ़िए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, बस क्वालिफिकेशन उसके पास रहना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है। और चौथा बात लिखे हैं कि वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दो बातें समझिए। लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद, ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड चीज़ है लाभ का पद, लेकिन फिर भी आप समझिए लाभ का पद। वैसे कोई भी सरकारी सर्विस जिससे सरकार का पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे ग्रुप डी का नौकरी हो, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे एस ऑफिसर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, सरकारी पैसा आपको मिल रहा है, चाहे प्यून कर्मचारी कोई हो, चाहे कुछ भी हो, डाकिया हो, चाहे कुछ भी हो, सरकारी नौकरी में आप लगे हुए हैं, आपको सरकारी पैसा मिल रहा है, तो फिर ये कहलाएगा आप लाभ के पद पे हैं। तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। काहे नहीं लड़ सकते भाई, भारत में सब व्यवस्था है। त्याग पत्र दे दीजिए अपने सर्विस से, लाभ का पद छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ने के लिए आप क्या हैं, एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत परेशानी।
तो आपको चुनाव लड़ने का इतना मूड बना है तो आप सरकारी सर्विस क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। वैसा व्यवस्था नहीं कि हार गए तो दोबारा जाकर ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं है। हार गए तो फिर दोबारा एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, फिर सर्विस में आना पड़ेगा। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे भाई तो इतना भौकाली होगा तभी तो राष्ट्रपति के चुनाव में उतरे हैं, दोबारा सरकारी सर्विस में आप क्या आना चाहेंगे। ठीक है, तो लाभ का पद मतलब कोई भी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति को सभी मतलब लाभ का पद। अच्छा, सरकारी सेवा बोले हैं, प्राइवेट आपका करोड़ों का अरबों खरबों का बिजनेस है, कोई लाभ का पद नहीं है। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को अभी भी चुनाव लड़ना होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि वो लाभ का पद नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी को अपने रिलायंस इंडस्ट्री से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, वहाँ से काम दाम छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि चेंज हो गए उनके पुत्र, अभी आकाश अंबानी शायद बन गए हैं चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, बोलो सॉरी, तो क्या बोले कि प्राइवेट कोई भी हो, आप किसान हैं, आपको लाखों करोड़ रुपए का इनकम है, कोई दिक्कत नहीं, आप लाभ के पद पे नहीं है। लेकिन सरकारी सेवा से आने वाला मतलब सरकारी सेवा से हैं तो फिर आप लाभ के पद पे। परंतु 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 अगर कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति के पद पे है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही उपराष्ट्रपति के पद पे है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही प्राइम मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद में मंत्री है, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही राज्यपाल के पद पे है, अगर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद में से कहीं पे कोई पद पे है, ये कहीं पे भी पद पे है, विधायक सांसद कुछ भी है, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। हेलो, ध्यान से सुनिए। हेलो हेलो हेलो, सरकारी सेवा से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं वो सब लाभ का पद है। परंतु 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 कहने का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायक, सांसद, ये जितने सारे लोग हैं, हालांकि इनको भी पैसा भारत की संचित निधि से ही मिलता है, इनको भी सरकार ही पैसा लिखा हुआ है, लेकिन संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि ये लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। और चूंकि संविधान की किताब में ही लिख दिया है लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि लाभ के पद पे न हो। तो लाभ के पद पे माने ही नहीं गए हैं तो किस बात के लिए लाभ के पद। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का चुनाव अपने पद पे रहते हुए लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है तो उस पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई राज्यपाल के पद पे है तो राज्यपाल के पद पे रहते हुए चुनाव, अगर कोई विधायक सांसद है तो उस पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। परंतु अब देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहाँ पे जो धनखड़ जी थे उनको बंगाल में राज्यपाल थे, चाहे 2017 में रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अपने मर्जी से दे दिया उन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कंफर्म था कि जीती रही है तो क्या मतलब, जीते रहे हैं तो क्या मतलब, कोई टेंशन तो है नहीं, तो अपने मन से वो त्याग चाहते तो बिहार के राज्यपाल के पद को सुशोभित करते हुए राष्ट्रपति के पद को भी मतलब चुनाव लड़ सकते थे, पद पे एक साथ तो दोनों ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने गए, कोई दिक्कत परेशानी, पहले बात। दूसरी बात कि भारत में कितना भी बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मान लीजिए पंचायत का ही चुनाव लड़ना है, 21 वर्ष से आप स्टार्ट किए, 121 वर्ष तक भी लड़ना, वो बार बार हार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई दिक्कत। भारत के किसी भी चुनाव की बात करें, बोलो ना जी सुनो, सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने का एक हाईएस्ट एज है कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का कोई हाईएस्ट एज नहीं है, बस लोअर एज है कि इतना से पार होना चाहिए, बाकी आप चुनाव लड़ने के लिए क्या है, एलिजिबल है, कोई दिक्कत। तीसरी बात, अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है ना, अधिकतम 2 टर्म के लिए ही चुनाव जीत मतलब अपने पद पे रह सकता है। जैसे बराक ओबामा 2008 से 12, 12 से 16, वो चाहते तो 16 में मतलब काफ़ी जीत जाते, वो लड़ते तो आराम से मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब सरकार बना लेते, लेकिन वहाँ पे संविधान में व्यवस्था है कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। एक बार में कितना, एक व्यक्ति 2 टर्म, तो वहाँ पे 4-4 साल कार्यकाल है, तो 4 वर्ष और 4 वर्ष। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, एक आदमी जितना बार चुनाव जीते उतना बार चुनाव जीतेगा, 10 बार लगातार चुनाव जीते तो 50 साल भारत का राष्ट्रपति रह जाएगा। हालांकि इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, केवल राजेंद्र प्रसाद मतलब 2 बार बने हुए हैं। अब यही कोई क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया इस बात कि राष्ट्रपति कितना बार मतलब राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन दिया था 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऑप्शन डी में दिया था कितनी भी बार, तो कितनी भी बार नहीं समझा। अब उसमें नहीं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कितनी भी बार, जितना बार मर्जी करेगा उतना बार वो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत, बोलो ना जी उसमें आगे। तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इन 4 क्वालिफिकेशंस के साथ साथ 2 क्वालिफिकेशन और चाहिए, इन 4 के साथ साथ 2 चाहिए। एक तो 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, जमानत राशि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, जमा। अब ये क्यों व्यवस्था किया गया, अब इसका कोई लॉजिक है नहीं, लेकिन फिर भी व्यवस्था है। सभी चुनाव में, हेलो, सभी चुनाव में जमानत राशि, आप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे भी 200-400-500 कुछ समथिंग देना होता है, विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तब भी देना होता है, सभी जगह पे देना होता है।
इसको इसलिए व्यवस्था किया गया ना, हालांकि इसका कुछ मुनाफा है नहीं, लेकिन व्यवस्था इसलिए किया गया कि मान लीजिए कि कोई सिर्फ आदमी है बस ऐसे मजाक मजाक में चुनाव लड़ रहा है, तो भाई सरकार का तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो जाएगा फिर उसके लिए सब सिस्टम मतलब मैनेज करना पड़ेगा, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर चुनाव में लड़ेगा तो ईवीएम में उसका भी नाम सेट करना पड़ेगा, एक उसको भी चुनाव अलॉट करना पड़ेगा, और पता चला चुनाव लड़ा और उसी के घर का वोट नहीं मिला उसको मतलब क्या मतलब मजाक बना रहा है भारत के चुनाव का। तो इसलिए कुछ लगा दिया गया कि मतलब 15,000 रुपया कुछ समथिंग आप जमा करिए, और जब वोटिंग समाप्त हो जाएगा तो अगर कुल डाले गए वोट का 6% नहीं 1/6 अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, मतलब वापस नहीं मिलेगी। और 1/6 से अधिक मिल गया है तो फिर 15,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बोलो ना जी, जो कुछ दिन पहले डेबिट हुआ था लेकिन 1/6 से कम मिला तो फिर वो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो इसलिए आप सुनते हो ना पार्लियामेंट में अभी अमित शाह जी शायद बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के बारे में कि यहाँ पे आपने चुनाव लड़ा, आपका जमानत भी जब्त हो गया, मतलब 1/6 वोट भी आपको नहीं मिला, और बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये वो बात बोल रहा है। तो फिर वहाँ पे जो संजय सिंह करके कोई नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बोला कि अच्छा अभी आपको याद आ रहा है कि हमारा जमानत जब्त हो रहा है, याद करिए 1980 में आप चुनाव लड़े थे तो मात्र 1 सीट किया, वो भी नहीं, खाता भी नहीं खुला था आपका, और 543 सीट पर आपका जमानत क्या हो गया था, जब्त हो गया। तो इस तरह से मतलब जमानत जब्त होने का मतलब 1/6 से कम वोट क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो पहला कंडीशन है कि 15,000 रुपये आपको आरबीआई में क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और आपको 1/6 से अधिक मिल जाएगा तो वापस 15,000 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर 15,000 भुला जाइए कि हमने जमा किया है, कोई दिक्कत। इसके अलावा तो 4 और एक 5वां कंडीशन है 15,000। एक छठा कंडीशन है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक, और या नहीं 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रस्तावक अनुमोदक क्या होते हैं, वोटिंग वगैरह कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस होगी।